हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 9 स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर से पहले इसका एक कह सकते हैं इंट्रोडक्टरी चैप्टर आता है जो चैप्टर 8 है, जो कि डेटाबेस के ऊपर है। तो कंप्लीट डेटाबेस मतलब वो हमें समझाता है कि डेटाबेस है क्या, किसका उसका यूज क्यों किया हमने, फाइल्स की जगह पर डेटाबेस का यूज क्यों आया, और फिर यहाँ पे डेटाबेस मतलब किस तरह से काम करता है। और हमने ये सब उसके चैप्टर में पढ़ा था, उस चैप्टर में पढ़ा था। तो उसका एसक्यूएल का इंट्रोडक्टरी चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 8 है, वो अगर आपने पढ़ लिया तो वेल एंड गुड, और भी बेहतर समझ आएगा। पर अगर नहीं भी पढ़ा है तो जाके पढ़ लेना, कोई बात नहीं, वो भी पेपर में आ रहा है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है और बिल्कुल भी टफ नहीं है। ये जितना मतलब बाकी चैप्टर से अगर कंपेयर करें 12th के जितने भी चैप्टर्स हमारे बुक में हैं, उन सब में सबसे लेंथी अगर आप देखोगे तो यही आपको देखने को मिलेगा कि इसमें काफी सारे टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं, और इसमें काफी सारी चीजें हैं जो आती हैं पेपर में। पर ये चैप्टर सबसे ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। आपको अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करते हैं, जिन बच्चों को पाइथन की लैंग्वेज को यूज करने में दिक्कत होती है तो वो एसक्यूएल बनाने को बहुत ही इजी समझ सकते हैं, क्योंकि एसक्यूएल में आपको सिर्फ इंग्लिश के सेंटेंसेस लिखने होते हैं और थोड़ा बहुत पैटर्न पकड़ के काम करना पड़ता है। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एसक्यूएल का, फिर एसक्यूएल है क्या ये पढ़ेंगे, फिर डेटा टाइप एंड कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होता है माई एसक्यूएल में ये हमें समझना है, फिर डेटा डेफिनेशन क्या है हमारे एसक्यूएल की वो, फिर डेटा मैनिपुलेशन यानी कि जिसमें आप अपना अपडेट और मॉडिफिकेशन ये सारी चीजें करोगे, डेटा क्वेरी क्या है एसक्यूएल से रिलेटेड, फिर डेटा को अपडेट करना, डेटा को डिलीट करना, यहाँ पे ये इसके कुछ पैटर्न्स है जो उसका आपको याद रखने पड़ेंगे, उसी फॉर्मेट में आप सारी चीजें लिखोगे, फिर फंक्शन क्या है हमारे एसक्यूएल के, उसके बाद ग्रुप बाय क्लॉज इन एसक्यूएल, ऑपरेशन ऑन रिलेशन और यूजिंग टू रिलेशन इन अ क्वेरी, यानी कि टू आपको टेबल्स, तीन टेबल्स को आपको जब आप तीन तो नहीं दो टेबल्स को जब आप कंबाइन करके काम करोगे तो वो, तो ये सारा हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। क्या दिया है यहाँ पे, वी हैव लर्नड अबाउट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS। हमने जो पिछला चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS। अब हमें क्या पढ़ना है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS एंड इट्स पर्पस इन द प्रीवियस चैप्टर। हमने ये पहले ही पढ़ लिया था, हमने प्रीवियस चैप्टर में जो डेटाबेस मैनेजमेंट था, डेटाबेस कॉन्सेप्ट वाला। सो देयर आर मेनी RDBMS, यानी कि हमने उसमें भी उस चैप्टर में भी देखा था कि काफी सारे RDBMS होते हैं। जैसे कि उनमें से एक कौन सा है, उनमें से जो एसक्यूएल हम पढ़ेंगे वो, सो माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, एक मिनट, माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, और आपके ये पोस्टग्री एसक्यूएल, ओरेकल एक्सेट्रा। इस तरह के क्या होता है, बहुत सारे डेटाबेसेस हैं जो क्या करते हैं, जिनमें हम अपना काम करा सकते हैं या करते हैं हम अपना काम। तो ये हमारे RDBMS हैं। तो इनमें क्या होता है, ये हमें अलाउ करते हैं कि हम क्या करें, इनमें अपने जो डेटाबेस है उनको क्रिएट करें, ताकि हम क्या कर सकें, अलग अलग जगह फाइल स्टोर करने से बेहतर, डेटा रिडंडेंस करने से बेहतर हम क्या करें, एक पर्टिकुलर जगह पे टेबल बनाए, उसमें डेटा डालें और फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ना हो जाए हमारे लिए चीज़ें, हम इजीली उन्हें एक्सेस कर पाएं। सो RDBMS क्या करते हैं, अलाउ करते हैं स्टोर करना अपने डेटा को, उस डेटा को रिट्रीव करना, ये भी अलाउ करते हैं। साथ ही साथ में अगर आप उस डेटा को मैनिपुलेट करना चाहते हो तो आप क्वेरीज के बेस्ड पर क्या कर सकते हो, अपने डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हो। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरह से हमें कोई भी डेटाबेस क्रिएट करना है, किस तरह से उसकी क्वेरीज का यूज करना है, किस तरह से MySQL को हमें आगे चलाना है, तो ये हम समझेंगे। तो देखो, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज SQL है क्या, सो वन हैज टू राइट एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एक्सेस डेटा इन केस ऑफ अ फाइल सिस्टम। However, for database management system, there are special kind of languages called query language that can be used to access or manipulate data from the database। यानी कि अगर हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमें अपने फाइल सिस्टम में से कोई एप्लीकेशन निकालनी है, तो मतलब कोई प्रोग्राम अगर हमें एक्सेस करना है, कोई डेटा एक्सेस करना है, तो हमें एक एप्लीकेशन वहाँ पे लिखनी पड़ती है। पर अगर हम बात करें अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो इसमें क्या है, यहाँ पे क्वेरी लैंग्वेजेस होती हैं और उन लैंग्वेज का यूज करके चाहे डेटा को रिट्रीव करना है, चाहे डिलीट करना है, चाहे मैनिपुलेट करना है, वो सारे फंक्शंस हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। सो जो हमारे मेजर डेटाबेसेस हैं वो कौन से, हमारे MySQL, Oracle, SQL सर्वर एक्सेट्रा। तो इस तरह से हमारे क्या होता है, जो फेमस और काफी ज्यादा पॉपुलर डेटाबेसेस हैं वो ये है। सो SQL क्या है, सबसे ज्यादा फेमस हमारा SQL है। Oracle भी आपने देखा होगा, पर SQL यहाँ पे सबसे ज्यादा इजी टू लर्न है, यानी कि उसमें क्या होता है, अगर आप MySQL यूज करते हो डेटाबेस बनाने के लिए, आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, तो उसके लिए MySQL जो सबसे ज्यादा इजी है, उससे समझना, उसको उसमें काम
काम करना। क्यों? क्योंकि उसमें जो आप स्टेटमेंट्स देते हो वो आपकी एक डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में हो, जो कि आपकी इंग्लिश वर्ड्स में है, यानी कि उसमें कोई भी केस सेंसिटिव प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जैसे पाइथन के जब आप प्रोग्राम बनाओगे तो उसमें आप इंग्लिश, जैसे हम अब बोलते हैं कोई भी सेंटेंस हम बोलते हैं तो उसमें पाइथन में आप इस तरह के सेंटेंसेस यूज करके अपना काम नहीं करवा सकते, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी। पर यहाँ पे डेटाबेस में क्या है, MySQL के डेटाबेस को आप सिर्फ इंग्लिश के सेंटेंसेस का यूज करके ही, मेजरली आपको इंग्लिश के सेंटेंस ही यूज करने हैं, उनका यूज करके ही आप क्या कर सकते हो, अपना काम करवा सकते हो। तो एसक्यूएल का यही एक बेनिफिट है कि आप क्या कर सकते हो, डेटा को इजीली वहां पे स्पेसिफाई कर सकते हो और यूज कर सकते हो। सो रदर वी सिंपली स्पेसिफाई व्हाट इज टू बी रिट्रीव्ड इन एसक्यूएल डज द रेस्ट, यानी कि हमें सिर्फ वहाँ पे अपना, अगर हमें कोई डेटा रिट्रीव कराना है, ऐड कराना है या कुछ मॉडिफाई करना है तो हमें सिर्फ एक बार इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, बाकी एसक्यूएल अपना काम खुद ही कर देगा। सो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो स्टूडेंट अटेंडेंस का, मतलब ये जो हमारा जो चैप्टर नंबर 8 था, हम इसमें अब एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, फिर उसको यूज किस तरह से करना है तो वो देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको MySQL यूज करना है तो आपको सबसे पहले MySQL को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो ये आपका RDBMS सॉफ्टवेयर, उसको आपको पहले इजीली आप उसे अपने कंप्यूटर में, अपने PC में क्या करो, पहले उसे डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, MySQL का यूज कर सकते हो। और जब आप MySQL डाउनलोड करते हो तो सबसे पहले आपको वहाँ पे एक आपका एक रूट पासवर्ड भी होता है, चाहो तो आप खुद बनाते हो या फिर आप मतलब वैसे तो आपको बनाना ही पड़ता है, और जब तक आप उस पासवर्ड को एंटर नहीं करोगे तो आपको SQL चलेगा नहीं। तो वो SQL का जब आप एक पासवर्ड बनाओगे तो आपको वो याद रखना है। तो यहाँ पे जब आप SQL को इंस्टॉल कर लोगे, अगर आप इंस्टॉल करते हो तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एंटर पासवर्ड, यानी कि सबसे पहले तो आप अपना लैपटॉप में क्या करो या PC में क्या करो, आप अपने उस MySQL को डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद आपको उसका पासवर्ड मिलेगा, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है, जो आपने बनाया होगा वो पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर करोगे तो इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। इसके आगे पढ़ना है कि अब हमें करना क्या है। तो इंस्टॉलेशन के बाद देखते हैं क्या स्टेप्स रहेंगे। तो इंस्टॉलेशन के बाद क्या हमारे स्टेप्स हैं। पहला जैसे कि एसक्यूएल क्या हमारा केस इनसेंसिटिव है। यहाँ पे जो अगर जैसे पाइथन की बात करें तो वहाँ पे अगर हम लिखते हैं नेम, NAME नेम, और अगर हम पाइथन में लिखते हैं NAME नेम, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। पर एसक्यूएल में क्या होगा, एसक्यूएल में ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि उसमें ये और ये, या यूं कहें कि उसमें कैपिटल और स्मॉल दोनों चीजें क्या है, सेम है। और ये जो हमारा पाइथन एसक्यूएल है वो क्या है, हमारा केस इनसेंसिटिव है। फॉर एग्जांपल जैसे ना यहाँ पे लिख के दिखा है, सैलरी और सैलरी क्या है, दोनों आपस में एसक्यूएल के लिए बराबर होंगी। एसक्यूएल जो है वो हमेशा कैसे एंड होगा, ऑलवेज एंड एसक्यूएल स्टेटमेंट विद एन सेमीकोलन, यानी कि एसक्यूएल के एंड में हमेशा क्या होगा, सेमीकोलन प्रेजेंट होगा। जब भी आप एसक्यूएल की कोई लाइन एंड करना चाहोगे, कोई भी लाइन आपको दूसरी लाइन लिखनी है तो पहली लाइन को जब खत्म करोगे एसक्यूएल सेमीकोलन लगाओगे। उसके बाद टू एंटर मल्टी लाइन एसक्यूएल स्टेटमेंट वी डोंट राइट सेमीकोलन आफ्टर द फर्स्ट लाइन, वी प्रेस द एंटर की टू कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट लाइन, द प्रॉम्प्ट MySQL देन चेंजेस टू। अच्छा ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि जैसे अगर हमने एक लाइन लिखी और उसके बाद हमने क्या किया, सेमीकोलन लगा दिया, पर अगर हमें मल्टीपल लाइन लिखनी है, यहाँ से हमने शुरू किया था और यहाँ पे हमें एंड करना है, तो एसक्यूएल में हम ऐसा नहीं करेंगे कि अब हर लाइन के बाद में सेमीकोलन देते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि जैसे हम तो एसक्यूएल में लास्ट के लिए ही देते हैं ना, तो हम हर लाइन के बाद ऐसा नहीं करेंगे, जो लाइन हमें जहाँ पर एंड करनी है वहां पर हम सेमीकोलन लगाएंगे, और उसके बाद अगर हमें जैसे यहाँ से नीचे आना है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक एंटर प्रेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा एसक्यूएल है उसका प्रॉम्प्ट खुद ब खुद चेंज होकर क्या हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। तो उससे हमें पता चल जाएगी कि हमारी लाइन चेंज हो गई है और हमें यहाँ पे दोबारा से सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज हो गई। अब डेटा टाइप एंड कॉन्स्ट्रेंट इन MySQL होती क्या है। सो वी नो दैट डेटा कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रिलेशन और एंड ईच रिलेशन टेबल इज मेड अप ऑफ एन एट्रीब्यूट कॉलम, यानी कि हमें पता है कि हमारे टेबल में क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स होती हैं। तो वो जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो जो हमारे कॉलम्स हैं, वो क्या है, कुछ डेटा टाइप्स में डिवाइडेड हैं, और उसके अंदर अगर हमने कोई कॉलम बनाया है तो उस कॉलम के अंदर क्या होगा, एक ही पर्टिकुलर डेटा टाइप जो है वो फॉलो होता रहेगा। मान लो मैं अगर आपको डिस्क्राइब करूँ थोड़ा सा, यहाँ पे मान लेते हैं कि हम क्या बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं। तो ध्यान रखना, देखो यहाँ पे हमने क्या करी, एक टेबल ड्रॉ करी, इसके अंदर हमने क्या किया, ऐसे रोज बना दिए, एक मिनट, यहाँ पे हमने अपनी रोज बना दी और इस तरह से हमने कॉलम बना दिए। अब ये पर्टिकुलर कॉलम जो सीरियल नंबर हो गया, ये नेम का हो गया, ये मोबाइल नंबर का हो गया, ये एड्रेस का हो गया। तो नंबर में जो सॉरी ये तो नेम है, मान लो मोबाइल नंबर में जो हमारा कॉलम है उसमें सब में क्या जाएंगे, हमारी इंटीजर वैल्यू ही जाएंगी। तो ये तीनों जो रोज है हमारी, इस कॉलम के जितनी भी जो रोज होंगी
ये रोज क्या होंगी, सेम डेटा टाइप की होंगी। यहाँ पे सबके पास इंटीजर होगा, इसमें भी इंटीजर होगा, इसमें भी इंटीजर होगा। तो यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि जब भी हम कोई कॉलम बनाते हैं तो कुछ एट्रीब्यूट में जो डेटा टाइप है वो क्या रहता है, सब में सेम रहता है। सो डेटा टाइप ऑफ एट्रीब्यूट वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। इट ऑल्सो डिसाइड द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन द डेटा ऑन दैट एट्रीब्यूट। यानी कि जब हम एक कॉलम बना लेते हैं, एक एट्रीब्यूट बना लेते हैं, तो उसमें जो डेटा टाइप एंटर करते हैं तो उससे क्या पता चलता है कि कौन सा किस टाइप का डेटा इसमें टाइप होने वाला है, किस टाइप का जो परफॉर्मेंस है वो होने वाली है। तो डेटा टाइप में क्या क्या आता है, हमारे कैरेक्टर आते हैं यानी कि कैर, वेर कैर यानी कि वेरिएबल्स और कैरेक्टर्स हमारे दोनों आएंगे तो वेर कैर, इंट यानी कि इंटीजर, फ्लोट यानी कि हमारे फ्लोट नंबर जो हमारे डेसिमल पॉइंट्स वाले होते हैं, और डेट यानी कि जो हम डेट डालते हैं, ईयर डालेंगे, फिर मंथ डालेंगे, फिर डेट डालेंगे। तो इस तरह से तो ये हो गया। और ये तो हमारे हो डेटा टाइप जो कॉमनली यूज किया जाता है हमारे MySQL में, जो कि आप लोग भी यूज करेंगे। सो कॉमनली यूज, अब देखो इसमें कैर में क्या होता है, और यहाँ पे फ्रॉम 0 to 255 कैरेक्टर्स, यानी कि यहाँ पे एक फिक्स नंबर ऑफ लेंथ दे रखी है कि 255 से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, कैरेक्टर नहीं डाल सकते अपने MySQL में। तो ये यहाँ पे एक लिमिटेशन है कैर की। पर अगर ऑन द अदर हैंड बात करें वेर कैर की, तो वेर कैर में यहाँ पे क्या है, स्पेसिफाइज कैरेक्टर टाइप ऑफ लेंथ वेयर n could be any value from 0 to 65,535। यानी कि इसमें तो सिर्फ 255 नंबर की ही हमें क्या थी, लिमिट थी। 0 से 255 तक आप क्या कर सकते हो, कोई भी नंबर एंटर करवा सकते हो, इतना लंबा आप नंबर डिजिट डाल सकते हो। पर वेर कैर में क्या है, क्योंकि आप वेरिएबल्स भी डाल रहे हो, कैरेक्टर्स भी डाल रहे हो, तो इसमें आपको क्या कर सकते हो, आप 0 से लेकर 65,000 तक आप क्या कर सकते हो, अपने कैरेक्टर्स इसमें बिल्ड करा सकते हो। इंटीजर्स में ऐसी कोई भी यहाँ पे स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आप सिर्फ इतने ही नंबर डाल पाओगे, आप जितने भी चाहो उतने नंबर यहाँ पे ऑक्यूपाई कर सकते हो। फ्लोट में भी यहाँ पे क्या है, डेसिमल्स है, तो आप यहाँ पे ऑक्यूपाई कर सकते हो, इनकी कोई लिमिट नहीं है। आप कैर का और वेर कैर का तो नहीं आता, पर कैर का कभी कभी MCQs में पूछ सकते हैं, तो कैर का आप याद रखना कि 255 इसकी लास्ट लिमिट होती है। अब बात करें कॉन्स्टेंट की, तो डेटा टाइप है कि आप क्या डेटा एंटर कर रहे हो, आप कैरेक्टर डाल रहे हो, वेरिएबल्स डाल रहे हो, इंटीजर डाल रहे हो, फ्लोट डाल रहे हो, डेट डाल रहे हो, तो ये तो टाइप। कॉन्स्टेंट्स क्या है, कॉन्स्टेंट्स है रिस्ट्रिक्शंस। मान लो कि रिस्ट्रिक्शंस कैसे हो गई, कॉन्स्टेंट्स आर द सर्टेन टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द डेटा वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट कैन हैव। यानी कि कॉमनली यूज्ड जब हम SQL बनाते हैं तो उसमें क्या है, हम मैंडेटरी नहीं है कि जैसे मान लो, एक मिनट, जैसे मान लो कि मैंने कोई टेबल बनाई, अब मुझे उसमें नंबर डालना है, मोबाइल नंबर, तो नंबर में मैं क्या करूंगी, लास्ट लिमिट हमारी सिर्फ 10 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। और जो हमारे इमरजेंसी नंबर्स हैं वो तो 10 से कम के होते हैं, जैसे 11, 100, 101, तो ये तो मेरा इमरजेंसी नंबर, तो 10 से कम तो हो सकता है, पर कोई भी नंबर 10 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट डाल देते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाल देते हैं कि आप इस दरिये तक रहकर आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो, इससे ज्यादा आगे आप नहीं बढ़ सकते। और कॉन्स्टेंट्स में हमारे कुछ क्या होता है, हमारे कुछ डिफॉल्ट के दौरान भी कुछ कॉन्स्टेंट्स आते हैं, जैसे कि उनमें से एक कौन सा दे रखा है यहाँ पे, मैं देखो, जैसे पहला दिया नॉट नल, यानी कि अगर हमारा इंश्योर दैट कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यूज, यानी कि जब हमने कोई क्या करी, ऐसा टेबल बनाई, उसके अंदर हमने बहुत सारे, उसके अंदर हमने ऐसे बहुत सारे रोज बनाए, फिर कॉलम बना दिए। अब मान लो हमने क्या किया, यहाँ पे तो वैल्यू डाल दी, यहाँ पे भी वैल्यू डाल दी, पर यहाँ पे क्या रह गया, हम भूल गए कि वैल्यू डालनी है, तो ये कॉलम क्या रह गया, नल रह गया। तो नॉट नल कॉन्स्टेंट क्या करेगा, नॉट नल कॉन्स्टेंट का मतलब होता है कि कोई भी कॉलम आपका नल नहीं रहना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए, तो इसलिए नॉट नल कॉन्स्टेंट यूज होता है, ताकि हम याद कर सकें कि कोई भी खाली नहीं होगा। यूनिक यूज होता है कि हमारा जो, अगर हमने टेबल बनाई है उसके अंदर जो वैल्यूज है वो क्या हो, यूनिक हो, एक जैसी ना हो। तो यूनिक का काम क्या है, ये चेक करना, ये इंश्योर करना कि सारे कॉलम्स की वैल्यूज जो है वो डिस्टिंक्ट हो और यूनिक हो। डिफॉल्ट क्यों यूज होता है, डिफॉल्ट यूज होता है हमारा कि अगर हमने कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी, हमारी तरफ से रह गया, तो बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू आ जाए। आपने एक टेबल क्रिएट करी, उसमें आपने रोज और कॉलम्स बना दिए, अब आपने यहाँ वैल्यू डाल दी, यहाँ वैल्यू डाल दी, यहाँ वैल्यू डाल दी, यहाँ 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 डाल दी और यहाँ डाल दी। अब 3 कॉलम तो रह गए, अब 3 कॉलम में ये रहता है, ये रहता है, ये रहता है, तो जब ये 3 कॉलम आपसे छूट गए तो क्या होगा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, अब मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर जो है वो हमारा खुद ही वहाँ पे जो हमने बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यू दी होगी वो यहाँ पे खुद ही क्या हो जाएगी, लग जाएगी, यहाँ पे खुद ही आ जाएगी। तो ये होता है हमारा डिफॉल्ट का। प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की होती है ये यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो में, यानी कि हम जितने भी ऐसे टेबल बना, मुझे लगता है टेबल बना के रखनी पड़ेगी, टेबल है उसमें हमने अपनी रोज डिफाइन कर रखी है, तो यहाँ पे रोज के अंदर क्या होना चाहिए, ऐसा ना हो कि हमारी वैल्यू कोई सी रिपीट हो गई। प्राइमरी की का मतलब होता है, जो हमने चैप्टर 8 में भी समझा था, कि वो क्या होगी, वो यहाँ पे डिस्टिंक्ट होगी। जैसे रोल नंबर,
फिर ये नाम, फिर मार्क्स और फिर आपके सेक्शंस हो गए। तो रोल नंबर तो सबके अलग होंगे, एक का 1 होगा, एक का 2 होगा, एक का 3 होगा, एक का 4 होगा, ऐसे 100 होंगे, पर नाम सेम हो सकते हैं तो नाम हमारी प्राइमरी की नहीं बन सकती। मार्क्स भी सेम हो सकते हैं तो मार्क्स भी प्राइमरी की नहीं बन सकती। और सेक्शन भी सेम हो सकते हैं क्योंकि 2 बच्चे एक सेक्शन से हो सकते हैं, 4 बच्चे दूसरे सेक्शन से हो सकते हैं। तो ये सारे क्या है, कैंडिडेट की तो बन सकती हैं पर प्राइमरी की नहीं बन पाएंगी। प्राइमरी की का मतलब है कि वो एक यूनिक की होगी और उसकी जैसी वैल्यू किसी और के पास नहीं होगी, उसकी वैल्यूज रिपीट नहीं होंगी, तो उसकी वैल्यूज रिपीट नहीं होती है। और फॉरेन की क्या होती है, जैसे मैंने आपको चैप्टर 8 में पढ़ाया था, चैप्टर 8 पढ़ के आना तभी चैप्टर 9 बहुत अच्छे से समझ आएगा। पर चैप्टर 8 नहीं पढ़ के आए हो तो ये समझ तो आ जाएगा, पर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो बेस है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। वैसे इसमें भी बेस क्लियर ही हो जाता है, पर चैप्टर 8 पढ़ लोगे तो पेपर में भी काम आ ही जाएगा क्योंकि चैप्टर 8 और 9 लगभग कनेक्टेड ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। चैप्टर 8 जो है वो 9 की स्टार्टिंग ही है। तो फॉरेन की क्या होती है कि 2 टेबल बना ली आपने यहाँ पे, एक टेबल ये रही, दूसरी टेबल ये रही। इस टेबल की प्राइमरी की क्या होगी, इस टेबल की प्राइमरी की इसके लिए क्या होगी, उसकी फॉरेन की होगी, यानी कि दूसरी टेबल से की आई है तो इसलिए इसके लिए फॉरेन की बन जाएगी। तो समझ में आ गया होगा अब तक। तो चलो ठीक है, अब पढ़ते हैं हमारा SQL फॉर डेटा डिलीशन। इसे यूज करते हैं पहले, ठीक है। SQL फॉर डेटा सॉरी डेफिनेशन था, डिलीशन नहीं था, डेटा डेफिनेशन। इसमें क्या है, इन ऑर्डर टू बी एबल टू स्टोर डेटा वी नीड टू फर्स्ट डिफाइन द रिलेशनल स्कीम, ठीक है। डिफाइनिंग अ स्कीम इंक्लूड्स creating a relation and giving name to a relation, identifying the attributes in the relation, deciding upon the data type for each attribute and also specify the constraint as per the requirements. Sometimes we may require to make changes to the relation scheme also. SQL allow us to write statement for defining, modifying and deleting relation schemes. There are part of data definition language DDL, ठीक है। यहाँ पे आप DDL और DML ये सारी चीजें आएंगी, तो ये सारी चीजें क्या होती है वो मैं आपको बता दूंगी। देखो, अगर बात करें अपने SQL की तो बहुत ही आसान है, SQL को समझना ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। अब देखते हैं, बात करते हैं इसकी क्या बोला है इसने में कि SQL क्या है, हम एक टेबल क्रिएट करते हैं जिसमें हमारी रोज होती हैं, उसमें हमारे कॉलम्स होते हैं, ये सब हम बनाते हैं। पर SQL में साथ ही साथ, एक मिनट, हाँ, SQL में साथ ही साथ क्या है कि मान लो मैंने कोई चीज़ डिफाइन करी और मैंने वो वैल्यू यहाँ पे डाल दी, फिर दूसरी वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी, फिर तीसरी यहाँ डाल दी, फिर चौथी यहाँ डाल दी। इस तरह से मैंने क्या करी, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज जो है वो अपने आप में एक पूरी टेबल में एंटर करवा दी। पर अब क्या होगा, अब मान लो कि मुझे पसंद नहीं आया और मैं चाहती हूँ, एक मिनट, इसका साइज छोटा होता है, और मैं चाहती हूँ कि मैं इस वाली वैल्यू को हटा दूँ यहाँ से। अब मुझे यहाँ पे डेटा को जो है मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा SQL है वो हमें अलाउ करता है, एक मिनट, ये तो बहुत ज्यादा डार्क हो गया, अब ठीक है। SQL क्या करता है, SQL हमें अलाउ करता है कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्टेटमेंट्स को चेंज कर कर, उनको डिफाइन कर कर हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने डेटा को डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें हमारा SQL प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर मुझे यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज करानी है तो मुझे सिर्फ अपनी जो मेरी डेफिनेशन है, जो मेरी स्टेटमेंट्स है, उन्हें बदलना पड़ेगा और उसके बाद जो मेरा कह सकते हैं कि जो SQL है उसमें जो भी स्टेटमेंट्स वो चेंज करी है मैंने, उसके अकॉर्डिंग मेरा डेटा भी चेंज हो जाएगा। सो ये जो डिपार्टमेंट है जो क्या करता है, इस तरह के हमारी लैंग्वेज बदलने पे, स्टेटमेंट बदलने पे हमारे डेटा को चेंज कर देता है, तो वो होता है हमारा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL। अब DDL DML ये आपका आएगा, तो मैं आपको यहाँ पे इसकी एक फोटो शो कर दूंगी यहाँ पर कि ये होता क्या है, ये DDL क्या है, DML क्या है। तो वैसे भी बता देती हूँ, फोटो भी आपको शो हो जाएगी। तो देखो DDL क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। अगर हमें क्या करना होगा, देखो अगर समझे DDL और DML को, तो सबसे पहले समझते हैं हमारा DDL क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। यानी कि ये क्या है, जो DDL है ये क्या करेगा, हमारा ऐसा है कि ये यहाँ पे स्ट्रक्चर पे काम करेगा, यानी कि टेबल का स्ट्रक्चर क्या है उस पे काम करेगा। कि इसके एग्जांपल में जैसे हमारा क्रिएट हो गया या ड्रॉप हो गया, तो ये सब काम आता है। तो इसमें क्रिएट से क्या होगा कि एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। तो अगर हमें क्या करना है, किसी के स्ट्रक्चर पर काम करना है, किसी टेबल के स्ट्रक्चर पर, बाहरी स्ट्रक्चर पर, तो हम DDL कमांड्स लेंगे, जैसे कि हमारा क्रिएट डेटाबेस और ड्रॉप करना। तो ये सब हम आगे भी पढ़ेंगे। तो ये सब क्या आता है, हमारा DDL में आता है। पर ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें अपने DML की, तो DML क्या हमारा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डेटा मैनिपुलेशन यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हो, अब आप डेटा के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर डेटा स्टोर है, उसको अब आप क्या करना चाहते हैं, मैनिपुलेट। यानी कि जब आप क्या करोगे, डेटा के अंदर काम करोगे, टेबल के अंदर, टेबल का स्ट्रक्चर नहीं, टेबल के अंदर काम कर रहे हो ताकि आप डेटा को मैनिपुलेट कर सको, मॉडिफाई कर सको, तो वो हमारा DML में आएगा। और DML में हमारे कौन से एग्जाम्पल आएंगे, DML में जैसे हो गया हमारा
मॉडिफाई करना, अपडेट करना या इंसर्ट करना, तो ये सारी चीजें, अब ये जो मैंने आपको नाम लिया इंसर्ट करना, मॉडिफाई करना, ये सब है क्या, ये सब हम आगे ही पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि डीएमएल और डीडीएल में फर्क क्या होता है। तो डीडीएल है स्ट्रक्चर पे काम करेगा टेबल की, डीएमएल है स्ट्रक्चर के जो अंदर डेटा है उस पे काम करेगा। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करना सीख लेते हैं। तो अगर आपको डेटाबेस क्रिएट करना ही नहीं आएगा तो टेबल ही नहीं बनेगी। तो सबसे पहले आपको डेटाबेस ही क्रिएट करना आना चाहिए। तो सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करना बहुत ही आसान है। आप क्या करोगे, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम लिख दोगे। जैसे मान लो आपको डेटाबेस क्रिएट करना है स्कूल के लिए, तो आप क्या करोगे, क्रिएट डेटाबेस और लिख दोगे स्कूल। तो आपका क्या हो जाएगा, डेटाबेस वहां पे क्रिएट हो जाएगा। अब ये जो प्रोग्राम है वो मैं आपको खुद रन भी करके दिखाऊंगी, पर आज क्या करते हैं, अपनी जो थ्योरी है वो यहाँ से बुक से कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि हमें फॉर्मेट पता चल गया तो हम खुद भी अपना एसक्यूएल क्रिएट कर पाएंगे। तो देखो, क्रिएट डेटाबेस में सबसे उसका सिंटैक्स क्या है, क्रिएट डेटाबेस का सिंटैक्स है, यहाँ पे इसे यूज करता है कि क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। तो उसका कलर चेंज कर लेते हैं, अब ठीक रहेगा। ठीक है, तो इसे इरेज करेंगे सबसे पहले। और यहाँ पे डेटाबेस का यहाँ पे सिंटैक्स क्या है, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। तो ये चीज आप याद रखना किस तरह से यूज करना है। अब देखो, अगर हमें डेटाबेस क्रिएट करना है तो उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल भी हमें दिखाया है। क्या एग्जांपल है कि इन्होंने क्या किया, क्रिएट किया डेटाबेस। तो क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम दिया इन्होंने स्टूडेंट अटेंडेंस, और एंड करने के लिए हमने क्या किया, सेमीकोलन का इस्तेमाल किया। आई होप आपको याद रहेगा ये चीज। तो अब आगे बात करते हैं, इसे इरेज करेंगे। और जब आप माई एसक्यूएल में, यानी जब आपका एसक्यूएल डाउनलोड हो जाएगा और उसमें आप काम करोगे तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा, ऐसे क्वेरी लिख के भी मिलेगी, क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो क्वेरी है वो डन हो चुकी है और फिर काम हो जाएगा आपका। तो ये हमारा क्रिएट हो गया सबसे पहले डेटाबेस। डेटाबेस क्रिएट होने के बाद हम क्या करेंगे, हम टेबल को क्रिएट करेंगे। A DBMS can manage multiple database on one computer. Therefore, we need to select the database that we want to use. To know the name of existing databases, we use the statement show databases. From the listed database, we can select the database to be used. Once the database is selected, we can proceed to creating tables and querying. यानी कि अगर मैं आपको सीधा सीधा बताऊं, ज्यादा बकवास ना करूं, तो क्या है इसका मतलब कि जैसे हमने हमारा एसक्यूएल है, मान लो ये मेरी मॉनिटर स्क्रीन है, सो मेरा एसक्यूएल डाउनलोडेड है और मैं अब क्या कर रही हूँ, अपनी डेटाबेस बना रही हूँ। तो मैंने अभी एक डेटाबेस बनाया, क्रिएट डेटाबेस स्कूल, फिर बनाया क्रिएट डेटाबेस स्कूल अटेंडेंस, फिर डेटाबेस बनाया क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय, क्रिएट डेटाबेस कंपनी, क्रिएट डेटाबेस ट्यूशन। तो इस तरह से मैंने 4-5 अपने जो है डेटाबेसेस बना लिए। अब ये मैंने डेटाबेस बनाने से मैं मना नहीं कर सकता, कितने भी डेटाबेसेस में बना सकता है, सबके अपनी अपनी टेबल होगी। तो अब मैंने क्या करें, 4-5 डेटाबेसेस बना लिए और अब मैंने अपना लैपटॉप किसी और को दे दिया। अब मैंने कहा कि डेटाबेस यूज करो, टेबल बनाओ, तो अब उसे नहीं पता है कि कितने डेटाबेसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो वो क्या करेगा, इन 4-5 डेटाबेस को चेक करने के लिए वो यहाँ पे आएगा चुपचाप और क्या करेगा, सिर्फ एक स्टेटमेंट डालेगा, शो डेटाबेसेस। और जैसे ही वो डालेगा शो डेटाबेसेस, तो उसको सारे के सारे डेटाबेस के हैं लाइन से शो होने शुरू हो जाएंगे। उसे पता चल जाएगा कि ये 5 डेटाबेस यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद उसे जोन सा यूज करना होगा, वो डेटाबेस यूज करके उसमें क्या कर लेगा, टेबल क्रिएट कर लेगा। तो समझ में आया होगा। अब क्या करना है, अब जैसे मैंने मान लिया कि स्टूडेंट अटेंडेंस वाला मुझे डेटाबेस यूज करना था, तो यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे यूज स्टूडेंट अटेंडेंस और लास्ट में क्या कर देंगे, सेमीकोलन यूज कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा डेटाबेस चेंज हो जाएगा, यानी कि हमारा जो डेटाबेस था स्टूडेंट अटेंडेंस, मैंने कहा कि मुझे उसे यूज करना है, तो वो चेंज होकर क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा। उसमें अब हम क्या कर सकते हैं, अपनी टेबल अब क्रिएट कर पाएंगे। तो इस तरह से ये हो गया। अब टेबल शो करने के लिए हम क्या करते हैं, शो टेबल यूज करता है। पर सबसे पहले हम टेबल बनाना सीख लेते हैं। सो क्रिएट टेबल, इस वक्त हम ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो टेबल किस तरह से क्रिएट करेंगे, देखो उसका सिंटैक्स क्या है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम एग्जैक्टली कॉपी है जैसे डेटाबेस किया था, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, यानी कि क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट अटेंडेंस। अब डेटाबेस क्रिएट हो गया, अब क्या करेंगे, टेबल। सो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्रिएट टेबल, और जो भी टेबल का नाम है, एम्प्लॉय देना है या ABCD देना है, जो भी नाम देना है वो यहाँ पे क्या कर सकते हो, दे सकते हो। तो जैसे कि क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, फिर आप क्या करोगे, एट्रीब्यूट 1 दोगे, डेटा टाइप कांस्टेंट दोगे, फिर एट्रीब्यूट 2 दोगे, फिर उसका डेटा टाइप कांस्टेंट दोगे। तो इस तरह से तो समझ आएगा नहीं, तो हम सीधा टेबल को ही शो कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे टेबल दे रखी होगी, जैसे ये दे रखा है, ये भी ऊपर वाला भी पढ़ के समझाऊंगी कि क्या है, पर पहले टेबल देख लेते हैं। टेबल में इन्होंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने क्या किया होगा, क्रिएट, अच्छा मैं शायद इसे पढ़ के ही आपको बता सकूंगी,
हाँ, ताकि ये इसमें ही लिखा हुआ है कि ये टेबल किस तरह से बनी है। देखो सबसे पहले क्या किया इन्होंने, पहले पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले क्या किया, क्रिएट टेबल, आपने ये स्टेटमेंट दी और अपने टेबल का नाम दे दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, द नंबर ऑफ कॉलम इन अ टेबल डिफाइन द डिग्री द रिलेशन विच इज डिनोटेड बाय एन। यानी कि अब यहाँ पे आप जितने एट्रीब्यूट्स देते जाओगे उतना टेबल में क्या है, हमारे कॉलम बनते जाएंगे। मान लो अगर आपने क्या किया, पहले सबको इरेज करते हैं। मान लो आपने 3 एट्रीब्यूट दिए, यानी कि आपने को 3 कॉलम बनाने, तो 1 2, यानी कि 1 2 3 कॉलम आपके बन गए। तो अब आपको रोज देनी है, तो यहाँ पे आप रोज भी देते रहते हो, तो रोज तो आप उसमें डेटा एंटर करते जाओगे तो खुद ही बनती जाएंगी। तो यहाँ पे आपको जितने एट्रीब्यूट्स दोगे उतने कॉलम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिफाइन हो जाएंगे। 3 कॉलम यहाँ पे डिफाइन हो गए। तो इस तरह से यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉलम बनाते हैं। तो सबसे पहले कॉलम बनाना तो सीख गए हम कि कॉलम के नंबर किस तरह से हमें डिफाइन करना है। एट्रीब्यूट के नेम को हम क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या दिया, एट्रीब्यूट का नाम देंगे कि मान लो मैंने फोन नंबर दिया, मैंने नेम दिया स्टूडेंट का, फिर मैंने एड्रेस दिया। तो इस तरह से हमारे क्या होंगे, कॉलम जो है उनके नाम यहाँ पे फोन नंबर, नेम, एड्रेस इस तरह से क्या हो जाएंगे, डिफाइन होके आने लगेंगे। उसी के साथ साथ दूसरी चीज ये एट्रीब्यूट नेम हमें समझ में आया। उसके बाद हमारा डेटा टाइप कौन सा होने वाला है, इंटीजर दे रहे हो, फ्लोट दे रहे हो, डेट दे रहे हो, या वेर कैर दे रहे हो, या कैर दे रहे हो। तो इस तरह का जो डेटा टाइप है वो सारे भी क्या है, हमें स्पेसिफाई हो जाएंगे हमारे एट्रीब्यूट से। कॉन्स्ट्रेंट हम कितने दे रहे हैं, कि हम कहीं पर लिमिट लगा रहे हैं, हम ऐसा लग रहा है कि नॉट नल हमने लिखा है, लेकिन नॉट नल का मतलब क्या है कि आप उसे एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, आपको उसमें वैल्यू डालनी ही पड़ेगी। प्राइमरी की आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो अपने टेबल की, आपने उसमें कॉन्स्ट्रेंट के साथ साथ आपने कोई रिस्ट्रिक्शन दी कि 10 नंबर से ज्यादा, 20 नंबर से ज्यादा आप डाल नहीं सकते उसमें वैल्यूज। तो इस तरह के कॉन्स्ट्रेंट, तो ये सब क्या करता है, आपकी टेबल को फॉर्म करने में काम आते हैं। अब देखो इन्होंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है जिसका डेटा टाइप एंड कॉन्स्टेंट्स फॉर द एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन स्टूडेंट, यानी कि टेबल क्या है, हमारी स्टूडेंट है। तो यहाँ पे आप क्या दिया इन्होंने, यहाँ पे हमें देखो एट्रीब्यूट का नाम दे रखा है, यहाँ पे क्या, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, फिर उसका जी गाइड यानी कि हमारा जो गाइड है वो, फिर डेटा एक्सेप्टेड टू बी स्टोर्ड, यानी कि हम कितना डेटा स्टोर कराना चाहते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू मैक्सिमम 3 डिजिट, यानी कि आप जो न्यूमेरिक वैल्यू डालोगे वो क्या होनी चाहिए, 3 डिजिट से मैक्सिमम 3 डिजिट की होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है, जो वेरिएंट लेंथ है, यानी कि मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे आपने क्या किया, एक तो डेटा टाइप दिया, डेटा टाइप दिया इंटीजर का, दूसरे साथ साथ में वेर कैर की लिमिट लगा दिया आपने 20 तक की। वेर कैर में 65,000 तक का होता है और कैर में 255 तक का होता है, तो आप याद रखना। तो यहाँ पे हमने लिमिट दी है 20 नंबर्स की। उसके बाद हमने क्या किया, डेट वैल्यू में जो स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ है उसमें हमने डेट का डेटा टाइप डाला है, और लास्ट में क्या किया, जो हमारा गाइड है उसमें हमने कैरेक्टर्स डाल दिए 12। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा रोल नंबर है उसको हमने प्राइमरी की बना दिया, और हम चाहते हैं कि स्टूडेंट का नाम नॉट नल हो, ऐसा ना हो कि कोई स्टूडेंट का नाम डले ही ना, स्टूडेंट के नाम की जगह खाली नहीं होनी चाहिए, स्टूडेंट के डेट ऑफ बर्थ की भी जगह क्या है, खाली नहीं होनी चाहिए। और जो हमारा गाइड है वो हमारी क्या है, फॉरेन की, क्योंकि दूसरी टेबल में भी हमारे गार्जियन के नाम हो सकते हैं, तो इसलिए। तो ये हो गया। अब बात करें डेटा टाइप एंड कॉन्स्ट्रेंट। अब ये तो टेबल थी हमारी स्टूडेंट, ऐसे ही हमारे गार्जियन की भी टेबल दे रखी है, ऐसे ही हमारे अटेंडेंस की भी टेबल दे रखी है। तो ये तो समझ में आ गई होगी। टेबल हम खुद से क्रिएट करेंगे कैसे, वो ऊपर वाली टेबल पढ़ के आपको समझ नहीं आएगा कैसे क्रिएट करना है, वो आपको यहाँ से समझ में आएगा क्रिएट कैसे होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले डेटाबेस करोगे, फिर क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, फिर आप यूज करोगे उस डेटाबेस को। उसके बाद आता है आपका टेबल को क्रिएट करने का कार्य है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब आप करोगे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, जैसे क्रिएट टेबल स्टूडेंट, तो टेबल जो स्टूडेंट नाम की टेबल है वो क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे आपने क्या किया, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। फिर आप क्या करोगे, एक ब्रैकेट लगाओगे जिसमें आपको एट्रीब्यूट्स डालने हैं। ब्रैकेट लगाने के बाद आपने सेमीकोलन नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि आपको लास्ट में लगाना है, आप बहुत सारी वैल्यूज डालोगे इसलिए। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, ब्रैकेट ओपन किया। उसके बाद हमने डाला अपना पहला एट्रीब्यूट रोल नंबर, रोल नंबर डाला, उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर होना चाहिए। फिर हमने क्या किया, इंटीजर डालने के बाद यहाँ पे कॉमा दे दिया कि हमें दूसरी चीज भी डालनी है। उसमें हमने डाला स्टूडेंट का नाम, और स्टूडेंट का नाम क्या हो सकता है, वेर कैर होना चाहिए। उसमें हमने 20 नंबर्स की क्या दे दिया, कॉन्स्टेंट दे दिया, रिस्ट्रिक्शन डाल दी कि 20 कैरेक्टर से ज्यादा हमारा नाम नहीं होना चाहिए। फिर हमने डाल दिया स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ का डेटा टाइप क्या है, डेट है, पहले ईयर फिर मंथ फिर डेट, तो इस तरह से हमने वो डेटा टाइप डाला। फिर उसको हमने डाला गाइड,
गाइड में हमने कैरेक्टर डाला है, यानी कि डेटा टाइप क्या है उसका, कैरेक्टर है, जिसमें उसकी रिस्ट्रिक्शंस क्या है 12 की, यानी कि 12 डिजिट से ज्यादा बड़ा हमारा गाइड नहीं हो सकता। और लास्ट में अगर हम प्राइमरी की डिफाइन करता है तो हमें प्राइमरी की बतानी पड़ती है कि प्राइमरी की कौन सी होगी। तो प्राइमरी की हमेशा क्या होती है, यूनिक की, एक ऐसी की जिसकी कोई भी वैल्यू आपस में रिपीट ना हो रही हो। नेम रिपीट हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ भी रिपीट हो सकती है, गार्जियन का नाम भी रिपीट हो सकता है, पर रोल नंबर रिपीट नहीं हो सकता। किसी दो बच्चों के एक जैसे रोल नंबर नहीं हो सकते। तो प्राइमरी की हमने क्या बनाया, रोल नंबर को बना दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया ना, अब प्राइमरी की के लिए पहले आपने रोल नंबर के लिए ब्रैकेट को क्लोज किया, और फिर ये जो ब्रैकेट था इसके लिए आपने अपने ब्रैकेट को दोबारा से क्लोज किया, और फिर लास्ट में क्या किया आपने, इस तरह से सेमीकोलन लगा दिया। तो इसका मतलब आपकी जो टेबल है वो पूरी तरह क्या हो गई, क्रिएट हो गई। अब जब आप इसे क्या करोगे तो एसक्यूएल में क्या होगी, फिर हमारी एक टेबल क्रिएट हो जाएगी, और इस तरह से आपको आपकी टेबल देखने को मिलेगी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो टेबल शो करने के लिए अगर आपको टेबल बना ली, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया आपने। अगर आपको क्या करना है, अगर आपको टेबल को व्यू करना है कि आपकी टेबल दिख कैसे रही है, सो वी कैन व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल यूजिंग डिस्क्राइब स्टेटमेंट। यानी कि अगर आपको अपनी टेबल देखनी है तो आप क्या कर सकते हो, तो आप डिस्क्राइब स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। आप यहाँ पर लिख सकते हो डिस्क्राइब टेबल का नाम। तो हमने कौन सी टेबल बनाई है, हमने स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम डिस्क्राइब, DESCRIBE डिस्क्राइब, और फिर अपनी टेबल का नाम जो कि है स्टूडेंट, सो STUDENT ये आप डालोगे, और उसके बाद लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपना सेमीकोलन यहाँ पे लगाओगे। तो उससे क्या होगा, फिर हमारी जो टेबल जो हमने बनाई होगी वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होके देखो आ जाएगी। सबसे पहले क्या होगा, हमारा रोल नंबर, नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर हमारा गाइड, टाइप क्या है हमारे वो आ जाएंगे, नॉट जो नल वैल्यूज हैं, रोल नंबर नल, नो, यानी कि यस यस यस। आपकी जो प्राइमरी की है, यानी कि ये बता रहे हैं, एक मिनट बैक करते हैं पहले थोड़ा सा, ठीक है, यानी कि रोल नंबर नल, यहाँ पे नल वैल्यूज यानी कि जो नल नहीं हो सकता वो, तो रोल नंबर नल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि वो हमारी प्राइमरी की है, और प्राइमरी की नल नहीं हो सकती, तो ये नो कर दिया। स्टूडेंट के नाम पे हमने कोई कॉन्स्टेंट नहीं दिया था नॉट नल का, तो वो यस 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 यहाँ पे इन्होंने लिख दिया। प्राइमरी की में हमारा रोल नंबर आता है, इसलिए उसके आगे क्या है, प्राइमरी की PRI लिख रखा है, किसी और के सामने नहीं लिख रखा। और डिफॉल्ट वैल्यू क्या है हमारी, सबकी नल है। और अगर हमें कोई एक्स्ट्रा कॉलम भी ऐड करना है तो वो हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने जो टेबल बनाई है वो आपको शो हो जाएगी। शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्राइब स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट्स के जो पैटर्न है वो आपको याद रखना है कि आप क्या करोगे। टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम, टेबल को शो करने के लिए डिस्क्राइब टेबल का नाम। तो इस तरह से आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आप स्टेटमेंट्स गलत डाल दोगे तो आपको कुछ भी शो नहीं होगा, एरर शो हो जाएगी। अब आपको साथ ही साथ में अगर आप इस तरह से ना यूज करना चाहो तो आप शो टेबल का भी यूज कर सकते हो, यानी कि ये तो था टेबल को डिस्क्राइब करने के लिए, टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, तो डिस्क्राइब यूज हुआ टेबल का स्ट्रक्चर देखने के लिए कि टेबल कि हमारी टेबल कैसी है, उसके अंदर क्या वैल्यूज डाली हैं, क्या एट्रीब्यूट्स हैं, ये सब। पर अगर हमें देखना है, जैसे हमने बहुत सारे डेटाबेस बनाए थे, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैंने अपना जो 5 डेटाबेस बनाए थे तो उनमें से मैंने सबके लिए टेबल्स बना ली हूँ, या ऐसा हो सकता है मैंने 6 डेटाबेस कर दिए। जैसे 5 डेटाबेस बनाए थे तो मैंने 4 के लिए टेबल बना ली, ऐसा भी हो सकता है। अब एक इकलौती रह गई हो तो मुझे पता करना है कि कितनी टेबल्स है मेरे पास में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम शो डेटाबेस करते हैं बिल्कुल उसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे शो टेबल्स करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जितनी भी टेबल्स हैं वो सारे उनके नाम लिखकर आ जाएंगे। तो अभी तक हमने सिर्फ स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई है तो इसमें यहाँ पे स्टूडेंट लिखकर आ गया। ऐसा ही आप अपने एसक्यूएल में भी कर सकते हो। अब बात करते हैं, डेटाबेस क्रिएट हो गया, टेबल क्रिएट हो गई। अब करेंगे ऑल्टर। ऑल्टर यानी कि ये यूज होता है हमारे एट्रीब्यूट्स को मॉडिफाई करने के लिए, कि हमें कोई चीज ऐड करनी है। मान लो हमने प्राइमरी की ऐड नहीं करी थी, हमें प्राइमरी की ऐड करनी है, या फिर हमें कोई चीज मॉडिफाई करनी है, कोई फॉरेन की आ गई वो हो गया, या उसी के साथ हमें कोई एट्रीब्यूट जो एग्जिस्ट करता है उसे हटाना है या दूसरा ऐड करना है, या हमें कोई डेटा टाइप मॉडिफाई करना है, या किसी कॉन्स्ट्रेंट को मॉडिफाई करना है इस तरह से, या कोई डिफॉल्ट वैल्यू ऐड करना है, या रिमूव करना है किसी कॉलम को, हमें प्राइमरी की को रिमूव करना है। तो ये सारे काम क्या होंगे, हमारे ऑल्टर से काम चलेगा। ऑल्टर में ऐसा नहीं है कि आपको ये सब याद रखना पड़ेगा पूरा, सिर्फ लाइन जो है ना, ये जो मैं स्टेटमेंट्स आपको बता रही हूँ सिर्फ स्टेटमेंट पेपर में आती हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, उसकी स्टेटमेंट क्या होगी, तो ये स्टेटमेंट्स आपको याद रखनी है। उसके बाद तो आपका सारा काम चुटकियों में खुद ही बन जाएगा। तो सबसे पहला क्या पढ़ना है हमें, ऐड प्राइमरी की टू अ रिलेशन, यानी कि किसी टेबल में अगर आपको प्राइमरी की ऐड करनी है तो आप कैसे करोगे। जो बहुत बढ़िया जी, बहुत ही आसान है। सबसे पहले सिर्फ स्टेटमेंट याद करो, बाकी आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड प्राइमरी की, बस बात खत्म। यानी कि अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने कहा आपकी एक टेबल थी,
अब यहाँ पे आप गार्जियन को क्या करना चाहते हो, प्राइमरी की बनाना चाहते हो। टेबल का नाम है गाइड, तो अब आपका काम चल जाएगा। ऑल्टर टेबल, आपने टेबल का नाम डाला, एक मिनट इसे इरेज करना है, मैंने कुछ गलत बोल दिया शायद। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम है गार्जियन, सॉरी, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम हमारा गार्जियन है, और आप उसमें ऐड करना चाहते हो प्राइमरी की, और आप गाइड को क्या करना चाहते हो, प्राइमरी की बनाना चाहते हो। इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब हुआ ये। तो यहाँ पे इसे मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ। ये क्या है, मेरी कुल मिला के पूरी टेबल है। अब इसमें क्या है, ऐसे बहुत सारी रोज बनी हुई हैं, इसी तरह से मेरे बहुत सारे कॉलम्स भी बन रखे हैं। अब मान लो मेरी टेबल का नाम क्या है, मेरी टेबल का नाम है गार्जियन। सो GURDI, स्पेलिंग नहीं, राइटिंग थोड़ी सी खराब हो तो चला लेना। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे गार्जियन, टेबल का नाम तो हो गया गार्जियन। अब मान लो मेरी यहाँ पे लिखी हुई थी गाइड, GUID, ठीक है। ये इसमें मैंने क्या रख रखे हैं, आपने सबके नाम लिख रखे हैं। अब सारे गार्जियंस के नाम अलग हैं। यहाँ पे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ हमारे स्टूडेंट्स के नाम, फिर उनके यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, एड्रेस लिखे हुए हैं, और एड्रेस नहीं, मान लो यहाँ पे उनके मार्क्स लिखे हुए हैं, और फिर यहाँ पे उनकी एब्सेंट और प्रेजेंट लिखी हुई है, यानी कि यहाँ पे उनकी अटेंडेंस लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मुझे इस टेबल में प्राइमरी की ऐड करनी है, तो नाम भी सेम हो सकते हैं, और आपके जो कह सकते हैं मार्क्स भी सेम हो सकते हैं, और आप एब्सेंट और प्रेजेंट एक डेट पर हो सकते हो, तो वो भी आपका सेम हो सकता है। तो गार्जियन में क्या होगा, अगर मुझे प्राइमरी की बनानी है तो प्राइमरी की सिर्फ गार्जियन में जितने भी नाम है उन सबके अलग अलग नाम है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ऑल्टर लगाऊंगी, क्योंकि मुझे प्राइमरी की ऐड करनी है। सो ऑल्टर टेबल, टेबल क्या है हमारी, टेबल लिखेंगे पहले, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम जो है वो यहाँ पे डाल देंगे, और फिर ऐड क्या करना है, मुझे ऐड करना है, ऐड प्राइमरी की, प्राइमरी की मुझे ऐड करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड प्राइमरी की। प्राइमरी की में मुझे ऐड क्या करना है, प्राइमरी की में किसको बनाना चाहती हूँ, प्राइमरी की में बनाना चाहती हूँ गाइड को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे गाइड, और उसके बाद क्या कर देंगे, इसको सेमीकोलन लगा के क्लोज कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह इन्होंने भी लिख रखा है, ऑल्टर टेबल, कहाँ गया, एक मिनट इसे इरेज करते हैं, हम सेकंड पार्ट में आ गए। ये देखो, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड प्राइमरी की, जो प्राइमरी की ऐड करनी है वो हमने यहाँ पे लिख दी। तो आई होप आपको ये जो स्ट्रक्चर है, इसका जो स्टेटमेंट है वो याद हो गई होगी कि ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड प्राइमरी की, गाइड, जो भी आपको ऐड करना है प्राइमरी की में, आपका नेम, फोन नंबर, एड्रेस कुछ भी हो सकता है। तो ये आप क्या करोगे, ये स्टेटमेंट याद रखोगे तो आप कोई भी प्राइमरी की ऐड कर सकते हो। अब सेम यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑल्टर टेबल अटेंडेंस, यानी कि अब हमें क्या करना है, आप ऐसा भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको ये एक ही लाइन में लिखना है कि ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, फिर ऐड प्राइमरी की। आप चाहो तो एंटर मार के दूसरी लाइन से भी लिख सकते हो, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, नीचे वाली लाइन में ऐड प्राइमरी की, अटेंडेंस, डेट। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो ये दो एग्जांपल हो गए। अटेंडेंस हमारी टेबल का नाम था, तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड प्राइमरी की, जिसको भी प्राइमरी की बनाना चाहते हो, जिस भी एट्रीब्यूट को, तो उस एट्रीब्यूट का नाम लिख दो। तो ये तो हो गया प्राइमरी की ऐड करने के लिए। फॉरेन की अगर ऐड करनी है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस भी देनी पड़ेगी, क्योंकि आप बताओगे ना कि ये प्राइमरी की ऑलरेडी किसी टेबल में है, तो मैं इस टेबल में बनाना चाहती हूँ, तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये क्या है, एक रेफरेंस की है। मुझे बताना पड़ेगा कि ये फॉरेन की है, और रेफरेंस हमने इस पर्टिकुलर टेबल से उठाई है। यानी कि दो टेबल होंगी, जिसमें से आप एक की को उठाओगे, दूसरी में लगाओगे, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि ये जो फॉरेन की लाए हो, किसकी टेबल से लाए हो, क्या रेफरेंस थी, तो वो। तो यहाँ पे क्या करोगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड करोगे फॉरेन की, ऐड फॉरेन की, और एट्रीब्यूट दोगे, चाहे मान लो आपने फोन नंबर ले लिया, एड्रेस ले लिया, किसी का नाम ले लिया, स्टूडेंट नेम ले लिया, कुछ भी ले लिया। सो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड फॉरेन की, जो भी एट्रीब्यूट है वो। एट्रीब्यूट डालने के बाद आप बताओगे रेफरेंस कहाँ से लिया आपने इस फॉरेन की का, तो आप लिखोगे रेफरेंस, फिर रेफरेंस, टेबल का नाम। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो, फॉरेन की जो आप ऐड कर सकते हो। उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, एग्जाम्पल साथ के साथ पढ़ते रहना ताकि समझ आ सके। तो उन्होंने क्या किया, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट हमारी एक टेबल थी, सो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ऐड फॉरेन की, फॉरेन की में से हम किसको लेना चाहते हैं, गाइड को लेना चाहते हैं, तो गाइड ले लिया। अब जो गाइड है वो कौन से उससे आया है, या यूं कहें ये जो फॉरेन की है वो कौन सी टेबल से आई है, वो रेफरेंस उठाई गई है हमारी गार्जियन टेबल से। गार्जियन भी हमारी क्या थी, एक टेबल थी। सो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ऐड फॉरेन की, गाइड, रेफरेंस, गार्जियन, गाइड, यानी कि ये जो हमारी गार्जियन वाली टेबल थी ना, वहां से हम अपनी प्राइमरी की को लाए हैं, और स्टूडेंट की टेबल में हम इसको लगाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट के लिए क्या हो गई, फॉरेन की हो गई। तो आप इस तरह से याद रखोगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड फॉरेन की, रेफरेंसेस, गार्जियन, गाइड। तो ये आप यहाँ पे इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। अब
कॉन्स्ट्रेंट ऐड करेंगे यूनिक टू एन एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट, यानी कि आपका एक एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता है, अब आप चाहते हो कि उसमें कॉन्स्ट्रेंट लग जाए कि उसकी वैल्यूज रिपीट ना हो, सिर्फ और सिर्फ यूनिक रहे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यूनिक कॉन्स्ट्रेंट का यूज करोगे। तो कॉन्स्ट्रेंट ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड यूनिक एट्रीब्यूट का नाम। तो अभी आप देखोगे सब कुछ सेम चल रहा है, बिल्कुल इंग्लिश। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, अगर हमें प्राइमरी की ऐड करनी थी तो ऐड प्राइमरी की, और जिसको प्राइमरी की बनाना चाहते हैं उसका नाम लिख देता है, मान लो गाइड या स्टूडेंट नेम या स्टूडेंट मोबाइल नंबर, वो सब। अब हमें कोई फॉरेन की ऐड करनी है, सो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड फॉरेन की, रेफरेंसेस, और जिस भी टेबल से उठाया उसका नाम, और जहां से जो चीज उठाई है वो, जैसे गाइड। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, कोई यूनिक कॉन्स्ट्रेंट डालना है, तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड यूनिक और एट्रीब्यूट का नाम, और लास्ट में सेमीकोलन, बात खत्म करने के लिए सेमीकोलन लगाते हैं एंड में। तो ये अब इसका एग्जांपल दे रखा है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, गार्जियन, ऐड यूनिक गार्जियन फोन, यानी कि गार्जियन के जितने भी फोन नंबर्स होंगे वो सबके यूनिक होने चाहिए। सो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड यूनिक और आपका एट्रीब्यूट। तो इस तरह से आ गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये चैप्टर तो बहुत ही ज्यादा आसान है, सिर्फ पैटर्न पकड़ लो, पूरा सांप का सब कुछ बनता चला जाएगा। मान लो कि आपके पास एक एग्जिस्टिंग टेबल है, उसमें आपको एक एट्रीब्यूट ऐड करना है। इस बार आपको कॉन्स्ट्रेंट नहीं लगानी, रिस्ट्रिक्शंस कोई लिमिट नहीं लगानी, इस बार आपको एक नया कॉलम ही ऐड करना है। तो क्या करोगे, बहुत आसान, बिल्कुल हमेशा हर बार की तरह, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड एट्रीब्यूट, नेम डेटा टाइप। यानी कि हम क्या करेंगे, अब कॉलम ऐड किया है तो उसका डेटा टाइप तो साथ में बताना पड़ेगा ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ऑल्टर टेबल गार्जियन ऐड इनकम इंट, यानी कि हमने क्या किया, एक टेबल बनाई। एक मिनट, इसको इरेज करता है पहले, और इसकी थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करी, एक टेबल बनाई, इसमें हमने एक नया कॉलम ऐड किया जिसका नाम क्या था, इनकम नाम था, और इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर वैल्यूज है। तो हमने क्या किया, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम डाला, और फिर क्या किया, ऐड किया इनकम को, ये इनकम वाले कॉलम को ऐड किया, और इसका डेटा टाइप क्या दिया, इंटीजर वैल्यू दी, और लास्ट में क्या कर दिया, सेमीकोलन लगा के बात को खत्म कर दिया। अब इसे कर लेते हैं इरेज। तो आई होप समझ में आया होगा कि किस तरह से ये सारी चीजें चल रही है। अब ऑल्टर करना तो बहुत बार हो गया कि हाँ ठीक है, चेंज कर दिया कुछ, ये हो गया वो हो गया, तो टेबल के स्ट्रक्चर में हमने कुछ बदल दिया, कोई वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब करेंगे डेटा टाइप को मॉडिफाई, यानी कि जो हमारा डेटा टाइप था ना, जैसे मान लो आपने कहीं पे कैर डेटा टाइप लगाया हो, अब आपको वैर कैर करना है, या कहीं आपने इंट डेटा टाइप, जो इंटीजर वैल्यूज है वो कहीं आपने डेटा टाइप लगाया हो, पर आपको फ्लोट वैल्यूज अब डालनी है, तो आप फ्लोट में कन्वर्ट करोगे। तो डेटा टाइप को कन्वर्ट करने के लिए क्या है, मॉडिफाई करेंगे। तो ऑल्टर डेटा, ऑल्टर टेबल, अभी ऑल्टर, ठीक है, अभी क्या कर रहे थे हम, सारी चीजें ऐड कर रहे थे, तो ऐड का नाम आ रहा था। अब मॉडिफाई कर रहे हैं ना, मॉडिफाई लिखकर आएगा, ऑल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम डालेंगे, मॉडिफाई एट्रीब्यूट डेटा टाइप। इसका एग्जांपल क्या दे रखा है, पैटर्न सेम ही चल रहा है सब में, अगर ऐड कर रहे हैं तो ऐड लिखाएगा, मॉडिफाई कर रहे हैं तो मॉडिफाई लिखाएगा। इसका एग्जांपल है ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या था, गार्जियन नाम था, और फिर हमने मॉडिफाई कर दिया अपने गार्जियन के एड्रेस को, और उसका डेटा टाइप क्या बदला हमने, वैर कैर कर दिया 40 की लिमिट देकर। यानी कि मान लो पहले डेटा टाइप क्या था, कैरेक्टर्स में था, ऐसा मान लेते हैं कि पहले डेटा टाइप था हमारा कैरेक्टर यानी कि कैर, और उसकी लिमिट हमने मान लो 30 दे रखी थी, पर अब हमने क्या कर दिया, अब हमने वैर कैर कर दिया और उसकी लिमिट 40 दे दी। पर अगर बुक का एग्जांपल देखें तो पहले बुक में क्या था, कैरेक्टर हमारा जो डेटा टाइप था पहले वो वैर कैर था जिसकी लिमिट 30 थी, और अब हमने चेंज करके क्या कर दिया, वैर कैर कर दिया जिसकी लिमिट 40 हो गई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा टाइप को भी चेंज कर सकते हो। डेटा टाइप चेंज करने के लिए पैटर्न यही रहेगा, ऑल्टर टेबल गार्जियन, यानी कि टेबल का नाम, जो कुछ भी हो सकता है, जो आपने टेबल का नाम रखा है वो भी आप लिख सकते हो। सो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई, जो भी आपको एट्रीब्यूट मॉडिफाई करना है वो, जो कॉन्स्ट्रेंट आप बदलना चाहते हो उस कॉन्स्ट्रेंट के बारे में बता दो, जो लिखना चाहते हैं वही कॉन्स्ट्रेंट आ जाएगा। मान लो आपका पहले कॉन्स्ट्रेंट क्या था, पहले आपका कॉन्स्ट्रेंट था वैर 30, यानी कि 30 की लिमिट थी, इस बार वैर 40 चाहिए तो वैर 40 करके लिख दिया, तो आपका वो मॉडिफाई होकर आ जाएगा। अब मॉडिफाई कर लेते हैं, एक मिनट, अब मॉडिफाई कर लेते हैं अपने कॉन्स्ट्रेंट ऑफ एन एट्रीब्यूट, यानी कि जो हमारे एट्रीब्यूट है उसके कॉन्स्ट्रेंट को किस तरह से मॉडिफाई करेंगे। तो सेम वही चीज चलती रहेंगी, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई एट्रीब्यूट डेटा टाइप नॉट नल, यानी कि अब हमने क्या किया, जो हमारा कॉलम था उसमें हमने जो डेटा टाइप है उसको एक कॉन्स्ट्रेंट दे दी कि हमारा क्या आना चाहिए, नॉट नल आना चाहिए, हमारा जो है वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए, वहां पे नल नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऑल्टर करेंगे, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, इस बार हम स्टूडेंट टेबल का यूज कर रहे हैं, अभी तक गार्जियन टेबल का यूज कर रहे थे। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, मॉडिफाई स्टूडेंट नेम,
वेयर कैर 20 नॉट नल, यानी कि पहले क्या था, पहले हमारे स्टूडेंट की जगह पर नल वैल्यू हो सकती थी, ऐसा हो सकता था कि स्टूडेंट का नाम ही ना हो, पर अब ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि हमारी टेबल में अगर स्टूडेंट का नाम है तो आपको सारे स्टूडेंट के नाम लिखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपने किसी एक स्टूडेंट का नाम नहीं लिखा और वहां पे आपने जगह खाली छोड़ दी, आप खाली जगह नहीं छोड़ सकते। सो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम मॉडिफाई करेंगे। एट्रीब्यूट क्या है हमारा, स्टूडेंट नेम, कॉलम हमारा स्टूडेंट नेम है ना, और वेयर कैर क्या है हमारा 20 का, अब हमने कर दिया वहां पे डेटा टाइप लगा के कॉन्स्टेंट नया लगा दिया, नॉट नल। तो ये हमारा आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम ऐड कर रहे हैं डिफॉल्ट वैल्यू, यानी कि मान लो कि हमें कहीं पे गलती से हमने बहुत सारी टेबल बना रहे हैं, उसके दौरान हमसे अगर गलती से कोई जगह छूट जाती है तो हम डिफॉल्ट में कोई वैल्यू डाल देंगे। मान लो कि अगर मैंने टेबल बनाई और मैंने कहीं पर वैल्यू नहीं दी, तो बाय डिफॉल्ट मेरा कंप्यूटर, मेरा जो सिस्टम है वो क्या करे, बाय डिफॉल्ट वहां पे वैल्यू डाल दे खुद से ही। मान लो कि मैंने क्या करा, जो भी बच्चे आज आएंगे उनको सबको 100 रुपए मिलेंगे। अब मैंने लिस्ट बनाते बनाते किसी एक बच्चे की जगह छोड़ दी, तो मेरा सिस्टम क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट मैंने कहा कि जहां पे जगह छूट जाए वहां पे आप 100 रुपए लिख देना, तो बाय डिफॉल्ट मेरा सिस्टम क्या करेगा, उस खाली जो एम्प्टी स्पेस है वहां पर वो 100 रुपीज लिख देगा। उसके लिए पहले हमें डिफॉल्ट वैल्यू एंटर करानी पड़ती है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई एट्रीब्यूट डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या डालेंगे हम, डिफॉल्ट वैल्यूज में ऐड करेंगे। सो डिफॉल्ट वैल्यू और उसके बाद सेमीकोलन लगा के उसे खत्म कर देंगे। मान लो कि जैसे एग्जांपल दे रखा है कि ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, मॉडिफाई करना है हमें क्या, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ और डेट। अगर मैं कहीं पे डेट ऑफ बर्थ मॉडिफाई नहीं कर पाई या कहीं पे कोई खाली जगह रह गई, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, 15 तारीख और 5वां महीना और 2000, यानी कि बच्चा कब पैदा हुआ होगा, 15 तारीख 15 मई 2000 में बच्चा पैदा हुआ होगा, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ ये बाय डिफॉल्ट आप लिख देना। यानी कि मैंने टेबल बनाई जिसमें मैंने सारे स्टूडेंट्स का डेट ऑफ बर्थ डाली, अगर कोई एक जगह खाली रह गई तो बाय डिफॉल्ट यही डेट ऑफ बर्थ वहां पे क्या है, प्रेजेंट हो जाएगी। सो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई, यानी कि आप मॉडिफाई करना चाहते हो, किस एट्रीब्यूट को मॉडिफाई करना चाहते हो तो वह एट्रीब्यूट लिखोगे, और डिफॉल्ट वैल्यू जो आप डालना चाहते हो तो वो डिफॉल्ट वैल्यू भी आप डाल दोगे। तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, एस डेट ऑफ बर्थ, डेट, डिफॉल्ट वैल्यू आपने डाल दी तो वो खुद ही चल जाएगा। अब आपको किसी कह सकते हैं किसी एट्रीब्यूट को रिमूव करना है, कोई कॉलम था आपको उसे हटाना है, तो क्या करोगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप एट्रीब्यूट, उस एट्रीब्यूट को ड्रॉप कर दो, वहां से उस टेबल में से उस कॉलम को हटा दो। तो ये क्या करेगा, यूजिंग ऑल्टर वी कैन रिमूव एट्रीब्यूट फ्रॉम अ टेबल एज शोन इन फिगर। यहाँ पे यानी कि आप क्या कर सकते हो, जो सिंटेक्स है वो क्या है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप एट्रीब्यूट, तो क्या होगा, फिर वो एट्रीब्यूट उस टेबल में से हट जाएगा। ऑल्टर टेबल गार्जियन, ड्रॉप इनकम, जो इनकम टेबल, इनकम वाला कॉलम हमने ऐड किया था ना, अब वो कॉलम वहां से परमानेंटली हट जाएगा, पूरा का पूरा कॉलम ही उठ जाएगा वहां से, तो उसके अंदर जो वैल्यूज थी वो भी गई और पूरा का पूरा कॉलम भी गया। अब हमें क्या करना है, प्राइमरी की रिमूव करनी है, जैसे हमने प्राइमरी की ऐड करी थी उसी तरह से रिमूव भी कर सकते हैं। तो रिमूव करने के लिए एक तो यूज करते हैं हम ड्रॉप और एक करते हैं डिलीट। अब डिलीट कब यूज करेंगे हम आगे पढ़ेंगे, पहले ड्रॉप देख लेते हैं। सो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप प्राइमरी की, यानी कि हमें जब हटा रहा है तो हम क्या करेंगे, ड्रॉप यूज करेंगे। सो ऑल्टर टेबल गार्जियन, ड्रॉप प्राइमरी की, तो प्राइमरी की हमारे जो गार्जियन वाली टेबल है उसमें से हट जाएगी। सो वी हैव ड्रॉप्ड द प्राइमरी की फ्रॉम द गार्जियन टेबल, बट ईच टेबल शुड हैव अ प्राइमरी की टू मेंटेन यूनिकनेस। हमने प्राइमरी की हटा तो दी, पर हर टेबल के पास क्या आती है, उसकी प्राइमरी की होती है, ताकि हम क्या कर सके, एक यूनिकनेस सारी टेबल्स में बना के रख सके। सो वी हैव टू ऐड द स्टेटमेंट विद द ऑल्टर टेबल कमांड टू स्पेसिफाई, यानी कि अगर आपने हटा दिए तो कोई बात नहीं, पर आप क्या कर सकते हो, ऑल्टर ऐड करके क्या कर सकते हो, ऑल्टर स्टेटमेंट का यूज करके दोबारा से प्राइमरी की को ऐड कर सकते हो अपनी गार्जियन वाली टेबल में। अब ड्रॉप स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, Sometimes a table is in a database or the database itself need to be removed। कभी-कभी हमें क्या करना पड़ता है, डेटाबेस में से किसी टेबल को या फिर कभी-कभार पूरे के पूरे डेटाबेस को ही क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ड्रॉप स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जब हमें टेबल को परमानेंटली सिस्टम में से खत्म करना हो, हटाना हो, डिलीट करना हो, खत्म कर देना है बिल्कुल, तो हम क्या करेंगे, परमानेंटली टेबल को खत्म करने के लिए हम ड्रॉप का यूज करेंगे। और अगर हमें टेबल के साथ साथ डेटाबेस को भी हटाना है तो हम कंप्लीटली डेटाबेस को ही ड्रॉप कर देंगे। तो सिंटेक्स का यूज होगा टेबल को ड्रॉप करने के लिए, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, सेमीकोलन, बात खत्म। अब वो टेबल जो है वो आपके डेटाबेस से हट जाएगी। पर अगर आपको वो कंप्लीट डेटाबेस ही हटाना है, जैसे हमने 5 डेटाबेस मैंने आपको बताए थे, स्टूडेंट और इनकम, सॉरी आपकी एम्प्लॉय और ऐसे ही ट्यूशन, इस तरह से मैंने आपको 5 डेटाबेस बताए थे। मान लो मुझे उनमें सिर्फ एक ही डेटाबेस रखना है, बाकी चारों को हटाना है, तो मैं क्या करूंगी, ड्रॉप डेटाबेस, बाकी चारों डेटाबेस का नाम डालूंगी एक एक करके पर,
ड्रॉप डेटाबेस, मान लो मुझे तो स्टूडेंट डेटाबेस हटाना है तो ड्रॉप डेटाबेस स्टूडेंट वो हट जाएगा, ड्रॉप डेटाबेस एम्प्लॉय वो भी हट जाएगा, ड्रॉप डेटाबेस ट्यूशन, इस तरह से करके क्या होंगे हमारे सारे डेटाबेस जो है वो रिमूव हो जाएंगे। सो यूजिंग ड्रॉप स्टेटमेंट टू रिमूव अ डेटाबेस विल अल्टीमेटली रिमूव ऑल द टेबल विद इन, यानी कि मान लो आपको टेबल डिलीट करनी है तो आप टेबल के लिए ड्रॉप कर दोगे, पर उससे क्या होगा डेटाबेस अभी भी प्रेजेंट रहेगा। पर अगर आप क्या करोगे सीधा का सीधा डेटाबेस अगर आप वहां से ड्रॉप कर दोगे तो आपके डेटाबेस के अंदर टेबल्स है वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, वहां से हट जाएंगी। तो टेबल को ड्रॉप करते हो तो डेटाबेस बचता है, पर अगर डेटाबेस को डिलीट कर दोगे तो जो उसके अंदर एग्जिस्टिंग टेबल्स हैं वो सारी भी वहां से खत्म हो जाएंगी। तो अब पढ़ेंगे अपना SQL फॉर डेटा मैनिपुलेशन। अब ये SQL हम डेटा को मैनिपुलेट यानी कि डेटा को मॉडिफाई करने के लिए किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो हम इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे हमने 3 टेबल पढ़ी अपनी स्टूडेंट, गार्जियन और अटेंडेंस, तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले तो डेटाबेस क्रिएट किया, फिर हमने टेबल्स को क्रिएट किया। अब हमने इसमें कुछ वैल्यूज ऐड करनी, कुछ वैल्यूज रिमूव करनी, किसमें कॉन्स्टेंट लगाया, किसमें प्राइमरी की को ऐड किया, तो ये सब हमने देखा। अब ऐसे ही अगर हमें क्या करना है अपने स्टेटमेंट्स में इंसर्ट कराना है, कुछ वैल्यूज ऐड करानी है जो एग्जिस्टिंग हमारे, ये अभी हमने देखा कि कॉलम किस तरह से बनाया, ठीक है वेरी गुड, आपने कॉलम बना दिया, पर अब उसमें वैल्यूज किस तरह से डालूं, मैंने कॉलम बना लिया स्टूडेंट का नाम, पर स्टूडेंट के नाम किस तरह से डालूं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं। अब मान लो कि अब मैंने स्टूडेंट के नाम पर सर्च मार दिया, अब मुझे कुछ स्टूडेंट्स मान लो स्कूल से चले गए, तो अब मुझे स्टूडेंट का नाम डिलीट करना पड़ेगा, तो डिलीट किस तरह से करेंगे, डिलीट स्टेटमेंट का यूज करके। अब मान लो स्टूडेंट है पर उसका फोन नंबर बदल गया, तो अब मैंने जो कॉलम बनाया है फोन नंबर का उसके अंदर ऑलरेडी मैंने फोन नंबर डाल रखा है, अब उस फोन नंबर को चेंज किस तरह से करूं, तो उसके लिए आप मॉडिफाई यूज नहीं करोगे, उसके लिए आप अपडेट यूज करोगे। यानी कि जब आपको क्या करना है टेबल के स्ट्रक्चर पर काम करना है तो आप इंसर्ट टेबल के स्ट्रक्चर पे काम करना है तो आप ऑल्टर, मॉडिफाई ये सब यूज कर सकते हो। पर टेबल के अगर डेटा पर काम करना है तो आप क्या करोगे, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, इन सारी चीजों का काम करो यूज करोगे। तो डेटा के अगर आप कह सकते हैं टेबल का अगर स्ट्रक्चर काम हो रहा है, स्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, कॉलम बनाना है तो टेबल पर काम हुआ, कॉलम हटाना है तो टेबल पर काम हुआ, पर कॉलम के अंदर वैल्यूज डालनी है तो टेबल के डाटा पर काम हुआ। तो डेटा पर जो काम होता है तो क्या होता है DML यूज होता है, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी कि हमारे जो इंसर्ट, डिलीट, अपडेट ये सब हमारे DML। पर DDL हमने क्या पढ़ा था, टेबल पे काम होना, टेबल के स्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, जैसे कि अभी हमने देखा था ऑल्टर का यूज होना, तो वो क्या था टेबल का स्ट्रक्चर पे काम हो रहा था कि टेबल के स्ट्रक्चर में कुछ चीज ऐड हो रही है, प्राइमरी की आ रही है, कोई एट्रीब्यूट लग रहा है, कोई कॉलम बन रहा है, कोई कॉलम हट रहा है, तो ये सब हमारे टेबल के स्ट्रक्चर पे काम हो रहा था। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा DDL और DML में फर्क क्या है। कभी पेपर में भूल जाओ तो समझ के देखना कि इंसर्ट कर रहे हैं तो टेबल के स्ट्रक्चर पर फर्क पड़ रहा है या टेबल के डाटा पर फर्क पड़ रहा है। ऑब्वियसली बात है डेटा पे फर्क पड़ेगा क्योंकि आपने टेबल का स्ट्रक्चर तो वही है, उसके अंदर वैल्यू डाली है ना, तो टेबल के डेटा पे फर्क पड़ा, यानी कि डेटा पे फर्क पड़ा तो यानी कि डेटा को मैनिपुलेट किया गया, तो वो हो गया हमारा DML। तो इस तरह से आपको चीजें याद रखनी है। अब इंसर्शन कैसे करते हैं, किसी भी चीज को इंसर्ट कैसे करेंगे, तो इसका सिंटेक्स क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, जैसे इंग्लिश में यूज करते हैं ना इंसर्ट इनटू दिस, तो बिल्कुल वैसे ही इंसर्ट इनटू जो टेबल है उसमें इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, यानी कि इंसर्ट इनटू जो हमारी स्टूडेंट नाम की टेबल है उसमें इंसर्ट कर दो वैल्यूज को। तो अब जैसे वैल्यूज हमारी वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 जो भी हमारे एट्रीब्यूट्स है, रोल नंबर हो गया, क्लास हो गई, सेक्शन हो गया, फोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग आप करते जाओ, सारी वैल्यूज डालते जाओ। जैसे यहाँ पे किया गया है इंसर्ट इनटू गार्जियन, वैल्यूज क्या डालेंगे, सबसे पहले आपने मान लो जो हमारी टेबल तो हम बना ही रहते हैं, सबसे पहले टेबल बनाते हैं, एट्रीब्यूट डाल देते हैं, तो हमें पता रहता है कि किसमें क्या वैल्यूज डालनी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंसर्ट इनटू गार्जियन, जो वैल्यूज तो हमने डाल दी, तो पहले जी गाइड में हमने वैल्यू डाली, फिर जी नेम की वैल्यू डाली, मतलब मान लो अमित अबूजा, फिर उसके बाद मैंने जी फोन नंबर डाल दिया, फिर जी एड्रेस डाल दिया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं अपनी वैल्यूज को इंसर्ट करा देते हैं। तो देखो पहले टेबल में क्या लिखा आ रहा था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गार्जियन, यानी कि अब ये स्टेटमेंट जो है सिलेक्ट वाली ये क्यों यूज होती है, अगर हमें टेबल को शो करना है तो एक तो हम डिस्क्राइब का भी यूज कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गार्जियन का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप डिस्क्राइब भी करोगे टेबल को तो भी आपकी टेबल डिस्क्राइब हो जाएगी। डिस्क्राइब होती है तो क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। तो आप क्या कर रहे हो, अपनी टेबल को शो कर रहे हो तो सिलेक्ट आपने क्या किया, आपको जो वैल्यूज है टेबल के अंदर वो सारी भी आपको रिप्रेजेंट हो गई। सो वी कैन यूज द SQL select statement for table name
देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, वी कैन यूज एसक्यूएल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम टू व्यू द इंसर्टेड रिकॉर्ड। जो भी रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया है उसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। और डिस्क्राइब हमने क्यों यूज करी थी, जो डेटा का जो टेबल का स्ट्रक्चर था उसको देखने के लिए हमने डिस्क्राइब टेबल का यूज किया था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले इंसर्ट इनटू टेबल का नाम डाला, उसके बाद हमने वैल्यूज इंसर्ट करी और उसके बाद टेबल देखने के लिए हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज किया। अब सिलेक्ट स्टार, एक मिनट, सिलेक्ट स्टार का मतलब क्या होता है, सिलेक्ट स्टार का मतलब है कि जितनी भी वैल्यूज है, सिलेक्ट स्टार यानी कि सब कुछ दिखाओ, जी गाइड, जी नेम, जी फोन, जी एड्रेस। पर अगर मैं यहाँ पे डालती सिलेक्ट जी नेम, इसे इरेज करना है पहले, सर जब मान लो मैं स्टार ना लगाकर यहाँ पे डाला होता सिलेक्ट जी नेम फ्रॉम गार्जियन, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अमित आहूजा ही आपको क्या करना, देखने को मिलता। और सिलेक्ट स्टार से क्या हुआ, जितने भी एट्रीब्यूट्स है और जितने भी कॉलम्स है वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिले, सारी रोज और सारे कॉलम्स आपको स्टार से देखने को मिल जाएंगे। पर अगर आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज ही देखनी है तो आप उसका नाम भी दे सकते हो। मान लो मुझे सिर्फ जी नेम देखना होता तो मैं डालती सिलेक्ट जी नेम फ्रॉम गार्जियन और उसके बाद सेमीकोलन लगा के इसे खत्म कर देती। तो आई होप समझ में आया कि इंसर्ट कैसे करते हैं और फिर टेबल को शो कैसे करते हैं। इंसर्ट का हमने सीख लिया कि इंसर्ट किस तरह से करेंगे। सो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, उसमें आप अपने कॉलम डालोगे और फिर उसकी वैल्यूज डाल दोगे। तो इस तरह से भी आप काम कर सकते हो। मान लो कि आपको क्या करना है, जैसे आपने एक टेबल बनाई, एक टेबल है, मान लो आपकी ये वाली टेबल है, इसमें आप अपना नेम दिया, फिर स्टूडेंट का एड्रेस दिया, फिर स्टूडेंट का फोन नंबर दिया और फिर उनके जो गार्जियन है उनकी आईडी दे दी। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसी फॉर्मेट में अपनी सारी वैल्यूज डालनी है कि आपके इसी सेम फॉर्मेट में क्या है, सारी वैल्यूज जाए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका जो भी कॉलम है, मान लो आपका नेम, फिर आपका मोबाइल नंबर, फिर एड्रेस, फिर आपकी गार्जियन की आईडी, फिर उसी के अकॉर्डिंग क्या करोगे, आप यहाँ पे वैल्यूज डालोगे, अपना नाम डालोगे, फिर अपना मोबाइल नंबर डालोगे, फिर जो भी मैंने बताया आपको तीसरा नंबर वो डालोगे, फिर आप अपने गार्जियन की आईडी डालोगे। तो इससे क्या होगा, जो आपने वैल्यूज कॉलम में जिस तरह से है उसी तरह आपकी सारी वैल्यूज इंसर्ट हो जाएंगी। पर मान लो आप क्या चाहते हो, पहले आपकी जी नेम में वैल्यू जाए, फिर आपके गार्जियन की आईडी आए, फिर आपकी क्या हो, फिर आपकी कह सकते हैं कि आपकी जो फोन नंबर है वो आए, उसके बाद आपका एड्रेस आए। तो आप क्या करोगे, फिर इसी तरह से कॉलम अपने लिखोगे। आपने पहले कॉलम लिखने के बाद क्या होगा, इस तरह से अगर आपने कॉलम लिख लिया कि जी नेम, जी मोबाइल नंबर, जी नेम, जी आईडी, जी मोबाइल नंबर, फिर जी आपका फोन एड्रेस, तो इस तरह से आपने लिखा, फिर आप वैल्यूज भी इसी तरह से दे दो, तो क्या होगा, उसी तरीके से वैल्यूज भी यहाँ पे डल जाएंगी। जैसे इन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है कि इन्होंने क्या किया, पहले इंसर्ट इनटू गार्जियन, पहले क्या किया इन्होंने, पहले इन्होंने लिया अपना गाइड, फिर जी नेम, फिर जी एड्रेस और फिर उसमें वैल्यू डाल दी, गाइड डाल दी, मतलब आपके गार्जियन की आईडी, फिर उसका नाम डाल दिया, फिर उसका एड्रेस डाल दिया। तो इससे क्या हुआ, आपकी जो टेबल है उसमें इंफॉर्मेशन भी इसी तरीके से हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गार्जियन, तो सबसे पहले आपका गाइड, फिर जी नेम, फिर जी फोन, फिर जी एड्रेस। अब आपने क्या किया, यहाँ पे ये 3 वैल्यूज डाली थी, तो यहाँ पे आपने बाकी वैल्यूज नहीं डाली। देखो आपने जी नेम में यहाँ पे क्या, सॉरी मान लो आप यहाँ पे जी फोन नहीं डाला था, जी फोन नहीं डाला तो क्या हो गया, वो नल हो गया। तो आपने पहले जो 3 वैल्यूज डाली थी वो आपकी 3 वैल्यूज वहीं पर डली। ऐसा नहीं हुआ कि देखो मैं आपको समझाऊंगा अगर ढंग से, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, आपने गाइड जो गार्जियन की आईडी है वो डाली, गार्जियन का नेम डाला और गार्जियन का एड्रेस डाला, पर आपने गार्जियन का फोन नंबर नहीं डाला। तो जिस तरह से हमारे कॉलम थे उसी तरह से हमारे कॉलम्स के अंदर ही वैल्यूज गई। हमारे जी फोन के अंदर फालतू में एड्रेस वाली वैल्यू नहीं आई, जो कॉलम है उसके अंदर वही वैल्यू जाएगी, जो कॉलम नहीं है उसके अंदर दूसरे की वैल्यू नहीं जाएगी। तो आगे आपको समझ में आया होगा। तो ये हो गया। ऐसे आप क्या कर सकते हो, टेबल पूरा डिफाइन करके उसमें बहुत सारी वैल्यूज डाल सकते हो। सो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, फिर स्टूडेंट की वैल्यूज के अंदर वैल्यूज डाल दो, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, उनके कॉलम डिफाइन कर दो, फिर वैल्यूज डाल दो। तो आप इस तरह से कर सकते हो। और टेबल को सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। और मान लो अगर आपको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, मान लो आपको सिर्फ स्टूडेंट के नाम चेक करना है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे सिलेक्ट एस नेम, क्योंकि एस नेम है, स्टूडेंट नेम नहीं डालोगे, फिर आप डालोगे एस नेम और फ्रॉम स्टूडेंट और सेमीकोलन लगा के उसे क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। तो इसे अब इरेज करते हैं फटाफट से और आगे बढ़ते हैं। अभी इंसर्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा एसक्यूएल फॉर डेटा क्वेरी है ये हम क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप मैंने आज आपको जितना भी बताया वो सारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।